हेलो बच्चों। आज ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर नंबर 5 में आपका स्वागत करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में, जो हमारा एनसीईआरटी में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के नाम से जाना जाता है। ये पूरी तरीके से जो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ के रखे हैं, जितना बेसिक कॉन्सेप्ट लिए हैं, उसके पूरे एप्लीकेटिव बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे और उसी पे ये बेस्ड है। अगर इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर का जो ज्यादातर इंपॉर्टेंस जो है, जो केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड्स में, उधर की ओर ज्यादा इसका झुकाव है और वैसा ही क्वेश्चन ज्यादा आता है ना। जरूरी नहीं है कि उसमें आएगा ही आएगा, नहीं इसकी इंपॉर्टेंस वहीं पर ज्यादा देखने को मिलती है। क्योंकि देखिए वर्ड से ही समझ में आ रहा है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मतलब जो आपका जनरल लाइफ में जो एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री का, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, जिसको आप जनरल लाइफ में उसको अप्लाई करके कैसे सॉल्व कर पाते हैं, उसको ये डिनोट करता है। तो वहीं पर इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस है और इस तरह का सवाल मतलब हर साल पूछ रहे हैं, इसीलिए मेरा भी कहता है मन की फिर पूछा जाएगा। बट द थिंग इज कि ऐसा नहीं कि उसको वहीं पर उसका इंपॉर्टेंस देना है, आपको बाकी सम्स को भी उस इक्वली इंपॉर्टेंस को देना है। ठीक है, तो समय को बर्बाद ना किया जाए, स्टार्ट किया जाए हमारा आज का लेक्चर, जो कि इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन कंफर्म रहता है इसमें से बेस्ट, एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से जो 100% श्योर है, और एक क्वेश्चन इसमें से बेस्ट श्योर, चाहे वो हाइट एंड डिस्टेंस, चाहे वो केस बेस्ड क्वेश्चंस में, या फिर 5 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, और इसका कहीं पर इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, ना 2 मार्क्स में ना 3 मार्क्स, बहुत रेयर दिख रहा है। ये 5 मार्क्स 4 मार्क्स क्वेश्चन बनते हैं इससे, और एक ही क्वेश्चन आता है सर। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या टर्म है जो जान के रखना जरूरी है, जिसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो है उसमें 3 बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वही 3 बात पे पूरा स्टोरी है। अगर वो 3 बात आपको पता है, पूरा स्टोरी आपको क्लियर है। केवल 3 बात आपको ध्यान रखनी है। वो 3 बात क्या क्या है, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला बात क्या है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का पहला बात जो है वो है लाइन ऑफ साइट। वेट वेट वेट, हमारा स्पेलिंग, लाइन ऑफ साइट। सेकंड, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंड थर्ड, एंगल ऑफ डिप्रेशन। सर यही 3 बात है जो आपको जानना है, और पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। फर्स्ट है लाइन ऑफ साइट, सेकंड है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंड थर्ड वन इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ये सब तीनों बात बहुत ही ज्यादा इजी है, केवल आपको समझ लेना ध्यान से। ठीक है, लाइन ऑफ साइट क्या होता है, इसमें आपको किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना है। अब तो ऑब्जर्व करने के लिए 2 तरीका है, जैसे मेरा आइज है और दूसरे जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं उसको जोड़ने वाला लाइन। जैसे समझिए मेरी बात, ये किसी ग्राउंड पे हम हैं, सर ग्राउंड पे नहीं है, मान लीजिए मेरा ग्राउंड का लेवल है, दिस ग्राउंड, ये मेरा ग्राउंड लेवल है। ठीक है, यहां से कुछ हाइट पे, मान लीजिए यही हाइट है, इस हाइट पे यहां पर हम हैं, इस हाइट पे मेरा पोजीशन, यहां से कुछ हाइट पे मेरा पोजीशन, लेट दैट हाइट बी एच। ठीक है, अब जस्ट मेरे से कुछ दूरी पे यहां पे एक और बड़ा सा बिल्डिंग है, एक बड़ा सा बिल्डिंग। ठीक है, और यहाँ पर कोई आदमी यहाँ पर है, लेट्स टेक कोई है बी यहाँ पर प्लेस्ड, मेरा पोजीशन ए यहाँ पे है, यहाँ पर कोई प्लेस है बी। ठीक है, और हमारे बीच में यहाँ पर मान लीजिए एक कोई आदमी ए बी, एक सी यहाँ पे, 3 लोग का पोजीशन बता दिया आपको विद्यार्थ। इस तरह से हम एक डाटा क्रिएट कर रहे हैं, इसमें आपको समझ में आ जाए। 3 लोग हैं, एक ए जो ऑब्जर्व कर रहा है किसको किसको, बी को और सी को। हम यहां पर प्लेस्ड है, ए इज हम है, जो ए है यहां पर खड़े हैं, बी कोई होगा यहाँ पे, सी कोई ग्राउंड पे होगा कहीं ना कहीं खड़ा होगा मान लीजिए। ठीक है, मान लीजिए हमने इसको देखा, मैंने इसे देखा, तो मेरा आइस और इसका आइस को जोड़ने वाला लाइन, दोनों को जोड़ने वाला लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट। अगर हम इसको देख रहे हैं, मेरे आइस के लेवल को इसके आई के लेवल को जोड़ने वाला जो लाइन होगा उसको हम लोग बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। इट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट।
पहला ये हो गया। दूसरा, हो सकता है मैंने सर नीचे करूंगा, सर नीचे करूंगा, मैं इसको देखूंगा, तो मेरे आई को और इसके आई को जोड़ने वाला लाइन, ये भी कहलाएगा लाइन ऑफ साइट, जोड़ने वाला लाइन, इट इज ऑल्सो लाइन ऑफ साइट। ध्यान से, मेरे आइस को जोड़ने वाला इसके आइस को जोड़ने वाला लाइन को लाइन ऑफ साइट कहेंगे, दोनों को जोड़ने वाला है। जैसे मान ली हम ही खड़े हैं यहाँ पर और अपने टॉप फ्लोर को देख रहे हैं, अपने जो मेरा रूम है, ठीक ना, उसका हम टॉप को देख रहे हैं, तो ये मेरा हो गया लाइन ऑफ साइट। मेरा आई और उसका टॉप जो जोड़ रहा है दोनों लाइन को, उसका लाइन ऑफ साइट। और वहीं पर से यहीं पर खड़े होकर हम उसको बिलो रीजन को दिख रहे हैं, सबसे ग्राउंड फ्लोर का ग्राउंड रीजन उसको जोड़ रहा है, तो इसको जोड़ने वाला जो लाइन होगा उसको हम लोग कहेंगे लाइन ऑफ साइट। समझ में आ रहा है? थोड़े ध्यान से, ये मेरा इसको, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा ऑब्जेक्ट, ये मेरा आई और इसको जोड़ने वाला लाइन, इट इज लाइन ऑफ साइट। अब इसको ऊपर रख दिया ऐसे, ऐसे इसको ऊपर रख दिए, अब ये लाइन ऑफ साइट ऐसा है, इसको नीचे कर दिया ऐसे, इसको नीचे ऐसे कर दिख रहा है, ये मेरा लाइन ऑफ साइट ऐसे हो गया। देखिए ध्यान से, नीचे ध्यान सुनिएगा, ऊपर कर दिए, ये लाइन ऑफ साइट ऐसे, मेरा आई ये आई दोनों जोड़ने वाला, इसको नीचे कर दिए तो इट इज लाइन ऑफ साइट नीचे। ठीक है, इजी। तो इसी प्रकार से मान लिया हम यहाँ पर प्लेस्ड है, हम यहाँ पर हैं, इसको जोड़ देख रहे हैं ऐसा करके, तो ये हमारा लाइन ऑफ साइट होता है, जोड़ने वाला लाइन, जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो पोजीशन उसको, और जो देख रहा है वो, दोनों को जोड़ने वाला लाइन को बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। ठीक है। अब आता है दो बात, ये तो क्लियर हो गया, ये आप समझ गए लाइन ऑफ साइट क्या हो, क्लियर। पहले लाइन ऑफ साइट समझिए। अच्छा, सेकंड, एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन ऊपर, डिप्रेशन नीचे। एलिवेशन मतलब होता है ऊपर, एलिवेट करना, एलिवेशन मतलब होता है ऊपर, अगर समझ रहे हैं, और डिप्रेशन मतलब होता है नीचे, डिप्रेशन। किसी रेफरेंस पॉइंट से डिप्रेशन, किसी रेफरेंस पॉइंट होगा तब तो नीचे बोलेंगे, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है इससे नीचे, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है इससे ऊपर, ये ना, पहले हमको रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा, तो ना किसी ऊपर दिखाएंगे। जैसे हम बोले हम अमीर है, तो किससे अमीर है, किसी गरीब से अमीर है, कोई गरीब होगा ना तब ना बोलेंगे हाँ सर आप अमीर है। अगर हम बोल रहे हैं कि हम गरीब हैं तो पक्का हमसे कोई अमीर होगा, तब हम अपने आप को गरीब बोल रहे हैं। मैंने कहा सर ये है। ठीक है, जहां हम बोलते हैं कि हम, मेरा मेरा संस्कृत में बहुत अच्छा है, संस्कृत मेरा बहुत अच्छा है, तो कोई ऐसा होगा इसका संस्कृत खराब होगा, उससे हम कंपेयर कर रहे हैं, फिर बोल रहे हैं कि हाँ मेरा अच्छा है। अरे पक्का खुद कोई तो रेफरेंस होगा, तो अगर हम कह रहे हैं कि कुछ किसी को ऊपर बोल रहे हैं तो कोई रेफरेंस पॉइंट होगा, तो हमेशा रेफरेंस पॉइंट लेते हैं इसमें हॉरिजॉन्टल लेवल। तो मेरा ये आई लेवल है, ये मेरा आई लेवल है यहाँ पे, तो इसका हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होगा, ये इट इज द हॉरिजॉन्टल लेवल। आइए, ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, इट इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन से जब हम ऊपर की ओर देखेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन से जब ऊपर की ओर हम देखेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे ये मेरा आई लेवल है और ये मेरा ऑब्जर्व करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट है, तो मेरा ये आई लेवल, ये मेरा आई लेवल, देखिए ये मेरा आई लेवल, इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो मेरे को ये से और इसको जोड़ने वाला लाइन को जो एंगल बन रहा है, ये मेरा आई लेवल, हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये मेरा ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऊपर है, तो इसको जोड़ने वाला लाइन, लाइन ये जोड़ रहा है। अब जो एंगल बनेगा ये दोनों के बीच में, हॉरिजॉन्टल लेवल और जो एंगल बन रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ रहे? ध्यान समझिए, पहले एक सब चीज समझ लीजिएगा, एकदम इजीली सवाल बनेगा सर। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा हॉरिजॉन्टल लेवल है, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लेवल और ये मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस्ड है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को इमेजिन कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट मेरा प्लेस्ड है, तो इसको ऑब्जेक्ट को और इसको जोड़ने वाला लाइन यही लाइन होगा, दोनों बीच में कुछ एंगल बन रहा है तो उसको बोले एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अब सुनिए, ये मेरा हॉरिजॉन्टल लेवल है और मेरा ऑब्जेक्ट अब यहाँ पे, ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे, सोचिए ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे, तो इसको जोड़ने वाला लाइन ऐसा कुछ हो, अभी एंगल कुछ बनेगा, सोचिए, ये मेरा ऑब्जेक्ट इसको जोड़ने वाला लाइन और हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बनाएगा, ये एंगल बनाएगा, इस एंगल को डी मान लीजिए, ये एंगल को एलिवेशन ए मान लीजिए, ठीक ना, एंगल ऑफ एलिवेशन ए मान लिए और एंगल ऑफ डिप्रेशन डी मान लिए, ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन, नीचे की ओर देखा जा रहा है। रेफरेंस लाइन क्या है मेरा, हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब ये मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन में रेफरेंस लाइन है, जब हम नीचे की ओर देखेंगे यही रेफरेंस है, नीचे आ जाएगा मेरा ये लाइन ऑफ साइट है, हम इसे खड़े थे, दिस इज माई लाइन ऑफ साइट, जब सीधे खड़े हैं तो इट इज माई लाइन ऑफ साइट, जिसको हम हॉरिजॉन्टल लेवल बोले। अब हमको नीचे देखना है एंगल ऑफ डिप्रेशन, और हमको ऊपर देखना है एंगल ऑफ एलिवेशन, मेरा लाइन ऑफ साइट चेंज कर रहा है, देखिए
पहले मेरा यही लाइन ऑफ साइट था, मेरे को ऑब्जेक्ट को यहाँ प्लेस्ड है, मेरा लाइन ऑफ साइट क्या रहेगा ऐसे। अब मेरे को ऑब्जेक्ट ऊपर देखना है, एंगल ऑफ एलिवेशन, हम ऑब्जेक्ट नीचे देखना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। कहानी क्लियर है? यही चीज है, ये तीन बात को ध्यान रखना है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल मतलब हॉरिजॉन्टल लेवल से जब आप ऊपर की ओर देखेंगे तुम बोले एंगल ऑफ एलिवेशन, हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे को देखेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। बस ध्यान रखिए, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, आपको हमेशा रेफरेंस लाइन बनाना होगा, आपको रेफरेंस लाइन बनाना होगा, मतलब हॉरिजॉन्टल लेवल आपको जानना ही है पहले। और हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होता है? मेरे आई लेवल के पैरेलल, मेरे आई लेवल को पास करने वाला लाइन, जहां पे हम प्लेस्ड, अगर हम ग्राउंड पे प्लेस्ड हैं तो वही मेरा हॉरिजॉन्टल लेवल हो जाएगा, क्योंकि मेरा हाइट ग्राउंड किसी भी ऑब्जेक्ट से हम अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं, अगर कंपेरेबल क्वेश्चंस होंगे तो करेंगे, नहीं तो फिर नॉर्मली वही चलेगा कि मेरा आई कहाँ पे, ग्राउंड ही है। ठीक है, बढ़िया, आसान समझ में आ गया होगा आपको, लाइन ऑफ साइट क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। अगर ये तीन बात समझ में आ गया, फिर एक्स्ट्रा इस चैप्टर में कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा बाकी सब है तो क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चंस पे डील किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब सीधा आते हैं सवाल पे। ठीक है, छोटा सवाल लेंगे, ज्यादा बड़ा सवाल नहीं लेंगे। सोचिए, आपको एक छोटा सवाल हम दे रहे हैं, स्टोरी दिया हुआ रहेगा, आपको समझना है क्या क्या करना है, आपको निकालना होगा कुछ ना कुछ। कैसे आप निकालेंगे देखते हैं आप। स्टोरी कुछ ऐसा है, देखिए, मान लीजिए ये एक पेड़ है, ये हमारा एक पेड़ है, ये एक पेड़ का, ठीक है, ये हमारा एक पेड़, बड़ी खतरनाक बनाया जी, समझने के लिए ठीक है, ऐसे से मान लीजिए एक बड़ा बड़ा बड़ा, ठीक है, एक पेड़ है, बहुत तेज तूफान आया, ऐसे बारिश का मौसम भी है, समझने के लिए ठीक है, सवाल देखिए पहले समझते हैं अच्छे से, फिर वो बात करें क्या होता है। बारिश का बहुत तेज मौसम आया, बहुत तेज मौसम चल रहा है, बारिश का चल ही रहा है मौसम, बहुत तेज बारिश आया, तूफान आया, ऐसा है, और ये पेड़ टूट गया, ये पेड़ यहां से टूट गया, ठीक है, ये पेड़ यहां से टूट गया, टूटने के बाद क्या कंडीशन आएगा सर, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये पेड़ आएगा ऐसे करके, ऐसे आएगा, और ऐसे 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 ऐसे, तो आप अगर समझ पा रहे हैं तो ये वाला पार्ट नीचे गिर जाए, मतलब यही स्टोरी होगी। बारिश तेज आया, ये मेरा कुछ हाइट था पेड़ का, मान ली इसी को हाइट मान ली, ये मेरा पेड़ का हाइट था एच, नहीं पता क्या हाइट था, ठीक है, ये आया और आके यहाँ पे, ठीक है, पेड़ आया यहाँ पर गिर गया, हमने देखा पेड़ का हाइट कितना है, तो सर जहां पर गिरा है, पेड़ जहां से गिरा है, जितने डिस्टेंस पे गिरा है, वो डिस्टेंस कितना है, तो सर 5 मीटर, और एंगल कितना बनाया है सर, तो एंगल बनाया है 60 डिग्री, ऐसे बोला है स्टोरी में, हम स्टोरी दे रहे हैं, हमको आगे कुछ पता नहीं क्या हो सकता है, फिर आप सोचेंगे क्या निकालना है, फिर आपको स्टोरी दे रहे हैं, बाकी ऐसे आपको स्टोरी दिया हुआ रहेगा, हम लोग समझेंगे कैसे बनाएंगे, पहले सवाल देखिए थोड़ा सा एग्जाम्पल है, तो एक पेड़ था जिसका हाइट मेरा ए बी मान लिया, मेरा पेड़ है, मान लेना है ए बी इज द हाइट ऑफ द, उसको हम एच मान लिए, एक पॉइंट सी था जहां से बहुत तेज आंधी तूफान आने के कारण ये टूट के गिर गया, तो ये टूट के गिरेगा तो ये वाला पार्ट मेरा ए सी यहाँ आ जाएगा, मतलब ये वाला ए जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, सी अपने वहीं पर रहेगा, स्टोरी यहाँ पर है, जहां पर टच किया है उसको मान लेते हैं, जहां पर टच किया है ग्राउंड को उसको मान लेते हैं डी, आके गिर गया, स्टोरी समझ में आ रहा है? ये हमारा कुछ ऐसा हुआ, तो पूछ रहा है कि पेड़ का हाइट क्या था, पेड़ का हाइट था, एक्चुअल हाइट क्या था पेड़ का, मतलब ये हमसे पूछ रहा है कि ए बी कितना है, पूरा हमको ट्रिग्नोमेट्री लगाना है, ठीक ना, तो ध्यान से देखिए, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन, जहां से पेड़ टूट के गिरा है यहां से, ध्यान से समझिए, ठीक है, अब हमको समझना है हमको चाहिए क्या, हमको ये हाइट चाहिए, तो हमको ये हाइट जो चाहिए वो हाइट है क्या, सर वो हाइट ए सी प्लस बी सी, ठीक है, अब समझना क्या है कि हमको एसी चाहिए और बीसी चाहिए, अब एसी और बीसी क्या राइट एंगल ट्रायंगल में है, तो हाँ सर है, देखिए ये एसी नहीं है लेकिन आ जाएगा, क्योंकि सर एसी जो है वही मेरा सीडी है, एसी जो है वही मेरा सीडी है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो, है कि नहीं, क्योंकि यही पार्ट में यहाँ पर आके चिपक गया है, यही टूट के गिरा होगा ना यहाँ से, कोई तो एक्स्ट्रा कुछ आएगा नहीं, यही टपक गया वैसा है, तो जो एसी होगा वही मेरा सीडी होगा, तो एसी इक्वल टू सीडी, मतलब अगर हम सीडी निकाल दिए तो एसी के बराबर हो जाएगा, और बीसी तो ट्रायंगल में है ये,
थोड़ा समझने के लिए ट्रायंगल की तरह बना लेते हैं अच्छे से। ऐसा कुछ है मेरे पास ट्रायंगल। ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। ये दिया हुआ है 5 मीटर। ये है 90 डिग्री। ये है सी। ये है बी और ये है डी। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आपको ध्यान से समझिए। तो ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, कैसे लगाएंगे देखिए। आपको एंगल दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है। मान लीजिए हम एंगल इसको लेते हैं तो ये मेरा बेस है। मतलब मेरा बेस दिया हुआ है। बेस दिया हुआ है 5 मीटर। ठीक ना। आपको निकालना क्या क्या है सर? हमको सीबीसी निकालना है और सीडी निकालना है। सर बीसी निकालना है और सीडी निकालना है। तो सर इस एंगल के लिए बीसी है क्या? तो बीसी सर परपेंडिकुलर है। और सीडी क्या है? हाइपोटेनस। अब सोचना है कि परपेंडिकुलर और बेस किसका होता है। परपेंडिकुलर बेस हमको दिया हुआ है तो परपेंडिकुलर चाहिए। तो परपेंडिकुलर बेस किसका होता है, किसका रिलेशनशिप देता है? तो परपेंडिकुलर बेस किसका होता है? tan का होता है। हम लोग लगाते हैं tan 60। इन ट्रायंगल बीसीडी हम लगाते हैं tan 60। तो tan 60 तो tan होता है P बाई बी। तो इस ट्रायंगल के लिए P कितना है? तो BC। और B कितना है? तो BD। तो tan 60 कितना हो गया सर? tan 60 होता है √3। BC कितना है? तो BC के बारे में पता नहीं। BD कितना है? तो BD है 5। तो BC निकल गया हमारे पास 5√3। वाह। BC निकल गया 5 इतना मीटर मेरा BC है। अब हमको चाहिए CD। CD CD मेरा हाइपोटेनस है और मेरा बेस दिया हुआ है। तो बेस हाइपोटेनस किसका होता है? बेस बाय हाइपोटेनस कितना होता है? बेस बाय हाइपोटेनस अगर आपको याद होगा तो बेस बाय हाइपोटेनस किसका होता है? कॉस का होता है। तो लगा देंगे हम लोग cos 60। cos 60 तो बेस बाई हाइपोटेनस। बेस कितना है? तो बेस मेरा BD। और हाइपोटेनस कितना है? हाइपोटेनस है हाइपोटेनस बेस है BD। हाइपोटेनस हमको निकालना है। नहीं, बेस BD है। हाइपोटेनस हमको निकालना है। कितना है बेस? हाइपोटेनस CD। ठीक है। cos 60 कितना होता है सर? cos 60 होता है 1/। BD है 5। CD नहीं पता। तो CD इक्वल टू 10 मीटर। तो हमको CD पता चल गया। हमको हाइट ऑफ द ट्री पूछा है। हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द तो ट्री का हाइट कितना है? तो AC प्लस BC। AC प्लस BC और AC जो है वही CD के इक्वल है। तो हाँ CD प्लस BC पूछ रहा है। तो CD कितना है सर? CD निकाल चुके हैं 10। और ये है 5√3। निकल गया आंसर। आपको √3 का वैल्यू दिया हुआ है, डाल दीजिएगा। 10 + 5 × 1.7। 10 + 18.65 मीटर। 5 15 5 35 36। 18.65 मीटर मेरा हाइट ऑफ द ट्री होगा। जहां से गिरेगा, सूसी से गिरेगा। और कहीं पर भी। पर अब केवल आपको सवाल से मेन यहां पर देखिए। इस चैप्टर में ये 3 बात को जानने के बाद मेन आपको जो बढ़िया होना चाहिए वो आपका होना चाहिए इंग्लिश। अगर आपका इंग्लिश बढ़िया होगा और आप सवाल से अगर फिगर को सही से ड्रॉ कर पा रहे हैं, अगर आप पिक्चर सही से बना पाए, क्योंकि ये बना हुआ नहीं मिलेगा सर। ये आपको स्टोरी मिलेगा। सवाल आपको लेंगे जिसमें स्टोरी आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक ना। इसमें जो बेसिकली सवाल किस किस बेस पे आते हैं, एक तो ये ट्री वाला आ गया। ट्री ब्रेकिंग जो क्वेश्चंस आपको पढ़ना है वो हम डिस्कस कर लेते हैं आपको। ठीक ना। पहले मैं इसको मिटा दूं। और जो टॉपिक्स आपको पढ़ना है ध्यान रखिए। बेसिकली हम लोग कोशिश क्या करेंगे, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी में क्वेश्चंस बहुत बढ़िया बढ़िया है। हम लोग पूरा एनसीईआरटी को डिस्कस करेंगे। एक एक क्वेश्चन के एनसीईआरटी के 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन एनसीईआरटी में है। हम लोग उसी पे पूरा अच्छे से डील करेंगे। क्योंकि एनसीईआरटी में 15 क्वेश्चन है, दैट इज सफिशियंट। और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम लेंगे, लेकिन दैट 15 क्वेश्चन इज सफिशियंट फॉर द कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। आई फाइंड। ठीक ना। तो हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे सही तरीके से। ठीक है। तो जो जो टॉपिक हमको इसमें पढ़ना है, जो जो आएगा देखिए। एक तो ट्री ब्रेकिंग जो आपको बता दिए, पहला टॉपिक। दूसरा है, सेकंड जो है फ्लैग, फ्लैग स्टैफ, पेडेस्टल बेस्ड क्वेश्चंस ये आपको मिलेगा।
थर्ड, टावर बेस्ड क्वेश्चंस। फोर्थ, क्लाउड बेस्ड क्वेश्चंस। फिफ्थ, एरोप्लेन बेस्ड क्वेश्चंस। देखिए, एरोप्लेन बेस्ड क्वेश्चंस में क्या करना है आपको, एरोप्लेन बेस्ड क्वेश्चंस में इसमें आपको स्पीड निकालना होगा, फाइंडिंग स्पीड, ये इंपॉर्टेंट, स्पीड फाइंडिंग। फिफ्थ वन, यहां पर कार बेस्ड क्वेश्चंस। सेवेंथ नंबर, शिप बेस्ड क्वेश्चंस। इसमें दो तरीके का सवाल रहेगा, शिप्स ऑन द सेम साइड में रहेगा, और ऑपोजिट साइड में रहेगा। जब वो सवाल बता दे रहे हैं, इस तरह सवाल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। और क्लाउड भी बता दिए, ये भी बता दिए। इससे ज्यादा मेरे ख्याल से कुछ नहीं, मैं देखूं थोड़ा सा, कुछ है बचा। पॉल हो गया, ये हो गया, ये हो गया। स्टैचू, स्टैचू किसी पेडेस्टल आ गया ना, पेडेस्टल स्टैचू वाला भी आ गया। स्टेट हाईवे फोटोग्राफर, हाँ, स्पीड निकालने वाला, हाँ सफिशियंट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है। और ये भी है सर, एक एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा, इसमें सब में वो इन्वॉल्व रहेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन हम लोग उठाएंगे जिसमें एंगल, एलिवेशन, एलिवेशन और डिप्रेशन, ये क्लाउड में मिल जाएगा आपको, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन उठाएंगे, और भी क्वेश्चन उठाएंगे, एलिवेशन एंड डिप्रेशन, मिक्स्ड क्वेश्चन, मिक्स्ड क्वेश्चन। तो एक ही क्वेश्चन में एलिवेशन भी हो रहा होगा, डिप्रेशन भी हो रहा होगा। ठीक है, ध्यान रखिए। तो इन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इसमें, कोई ना, जैसे क्लाउड बेस्ड क्वेश्चन जो है ना, क्लाउड बेस्ड क्वेश्चन, एरोप्लेन बेस्ड क्वेश्चन, ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, तो बाहर के बुक में है, तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन बाकी सब आपको मिल जाएगा। ठीक है। एक और का स्टोन बेस्ड क्वेश्चन, लेकिन उसको हम लोग ज्यादा उसको नहीं देखा जाए, सवाल में ले लिया जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है। चलिए, अब सीधा आते हैं हम लोग सवाल पे, और अच्छे से समझते हैं कैसे कैसे मेन इसमें स्टोरी, क्या स्टोरी को समझ के आप फिगर ड्रॉ कर पा रहे हैं कि नहीं, और इसमें सब चीज लिखना है, क्या फ्लैग स्टेप किसको मान रहे हैं, ट्री किसको माने थे, टावर क्या है, ये भी मेरा हाइट ऑफ द टावर है, एरोप्लेन कहाँ पर है, इतने समय के बाद एरोप्लेन कहाँ पहुंच गया, तो ये पोजीशन आपको सभी मेंशन करना पड़ता है। ऐसा नहीं फिगर बना के छोड़ देगा, सॉल्व करके देंगे तो पूरा मार्क्स आपको मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको एक स्टेप पे लिखना पड़ता है, आप जान रहे हैं, जो सीबीएसई का जो एग्जाम्स है वो पूरा सब्जेक्टिव बेस्ड, और पूरे स्टेप्स मार्किंग, तो आपको एक स्टेप्स को मेंशन करना जरूरी है। ठीक है। चलिए, लोग आगे आते हैं। आइए डिस्कस किया जाए कुछ एक सवाल। मेन हमारा मोटो एनसीईआरटी है सर, तो एनसीईआरटी को ही कवर किया जाए, बेस्ट है आपके लिए। पहले आप एनसीईआरटी कवर कीजिए, तो हम एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी को उठाएंगे, पहले आपको समझाएंगे, उसके बाद हम लोग और भी क्वेश्चंस को लेंगे। चलिए आइए डिस्कस किया जाए, एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चन है, कुछ नहीं, हम लोग पूरे एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और समझेंगे कि किस तरह क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। बेस जो सवाल आते हैं कनेक्टेड रहते हैं, तो हमारा दोनों काम हो जाएगा, एनसीईआरटी भी क्लियर हो जाएगा, और थोड़ा कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी भी हो जाएगी। चलिए,
पहला सवाल कहता है सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट है जो 20 मीटर का लंबा रस्सी को क्लाइंब, सर्कस में देखे ना आर्टिस्ट लोग क्लाइंब करता है, ठीक है, विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। जो टाइटली स्ट्रेच है और वर्टिकल पोल ग्राउंड से एक पोल पे जाकर उसको टाइटली हेल्ड किया गया, ऐसे कुछ किया गया। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। चलिए मान लीजिए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। मान लीजिए यही मेरा पोल है, ठीक है, ये मेरा पोल है, ए बी इज द पोल, लिख लीजिए ए बी इज हाइट ऑफ द पोल, लिखते जाइए हाइट ऑफ द पोल। और यहां से जहां पर जाके टाइटली किया गया है, टाइटन किया गया है, ये पॉइंट मान लीजिए सी, ठीक ना, तो ए सी इज द लेंथ ऑफ द, ए सी जो है वो है लेंथ ऑफ द रोप, ठीक है। अब जो कि एंगल बना रहा है ग्राउंड लेवल से जहां पर रोप को बांधा गया है, पोल द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड इज 30 डिग्री। तो रोप जो एंगल बना रहा है ग्राउंड से, वो एलिवेशन की बात किया। और कुछ दिया हुआ है, हाँ लेंथ दिया हुआ है रोप का, ये हो गया 20। स्टोरी क्लियर है, जो दिया हुआ है क्लियर, हमको निकालना है हाइट ऑफ द पोल, पोल का हाइट निकालना है, हाइट ऑफ द पोल मतलब हमको निकालना इस एंगल के लिए, ये है मेरा परपेंडिकुलर, हाइट निकालना है, एच इक्वल टू मेरे पास यही मेरा हाइट निकालना है, ठीक है ना। तो हम निकाल इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी साइन 30 डिग्री, साइन का क्या होता है पी बाई एच, तो पी कितना है मेरा ए बी, हाइपोटेन्यूज कितना है मेरा तो ए सी, साइन 30 होता है 1/2, ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी मेरे पास नहीं, वही तो निकालना है हाइट, इसी को एच बोला गया। एसी कितना है, एसी मेरे पास 20 इधर भेज दिया जाए तो 20/10 मीटर, मतलब हाइट ऑफ द रोप जो निकला ना मेरा, हाइट, हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल जो निकला है वो निकल गया हमारा 10 मीटर। मतलब पोल का हाइट 10 मीटर था, जिसको रोप से बांधा गया था ग्राउंड लेवल से। तो इजी सवाल। आइए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन में दम नहीं रहेगा, अभी तुरंत देखिए सेकंड क्वेश्चन पे वही चीज है जो भी डिस्कस किए थे आपको, लेकिन क्वेश्चन है इसको डिस्कस कर लिया जाए, ठीक है ना। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एंगल 30 डिग्री। वही चीज सेम टू सेम, तो साथ में उतारते हुए चलिएगा, आपके लिए एनसीईआरटी भी क्लियर हो जाएगा, दोनों चीजें हो जाएंगी साथ में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है सर, एक ट्री ब्रेक कर गया है, तो मान लीजिए यही मेरा ट्री है, ये मेरा हाइट ऑफ द ट्री, ए बी इज द हाइट ऑफ द ट्री, ब्रोक कहां से किया गया है, मान लीजिए सी से, जहां से ब्रेक किया है, ए बी मेरा हाइट ऑफ द ट्री, ब्रेकिंग पॉइंट सी, लेट ए बी इक्वल टू हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है ना, ब्रेक एट द पॉइंट सी, ठीक है। उसके बाद देखिए द ब्रोकन पार्ट क्या हो जाएगा, एसी टच द ग्राउंड, टच द ग्राउंड एट डी। हमारा स्टोरी जो था हम लिख दिए, मतलब ये पार्ट टूटा और आके यहाँ पर ग्राउंड पे चिपक गया, यही हुआ है। और कहाँ पे चिपका है, तो सर डी पे चिपका है। एसी मेरा हाइट ऑफ द ट्री था, ये मेरा पूरा हाइट है ट्री का, मतलब हाइट ऑफ द ट्री हम लिख सकते हैं सर, एच जो है हाइट ऑफ द ट्री वो क्या है, एसी प्लस बीसी, ठीक है, हाइट ऑफ द ट्री एसी प्लस बीसी, लेट ए बी हाइट ऑफ द ट्री, ब्रेक एट द पॉइंट सी, द ब्रोकन पार्ट एसी टच द ग्राउंड एट डी, डी पे आकर टच किया है, ठीक है। उसके बाद बोला क्या है, कुछ एक्स्ट्रा कुछ बोला है आगे कुछ,
जहां पर टच किया है ग्राउंड को वहां पर एंगल कितना बना है, 30 डिग्री एट एंगल। ठीक है, उसके बाद और कुछ बोला है, 30 डिग्री। हाँ, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, जहां पर ये आकर टच किया है दोनों बीच का डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर। मतलब बीडी दिया हुआ है 8 मीटर। कोई दिक्कत? अगर कोई तरह चीज पता है, हमको निकालना है हाइट ऑफ द ट्री। ये पूछा फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, मतलब हमको अभी तुरंत बात की आपको, आपको निकालना एसी है और बीसी है, सेम उसी सवाल में बेस्ड पैटर्न हम निकाल देते हैं। चलिए, इन ट्रायंगल बी डी सी 90 डिग्री होगा, इन ट्रायंगल बी डी सी। ठीक है, करें दोनों निकालते हैं हम लोग। तो पहले निकाल देते हैं साइन 30 साइन 30 इक्वल टू P/H। तो P कितना है, P है मेरा BC। हाइपोटेन्यूज नहीं पता, दोनों नहीं पता हमको। हमको बेस पता है तो साइन नहीं लगेगा, मेरे को बेस पता है ना, तो कॉस लगेगा। चलिए, cos 30 B/H। तो B पता है मेरे को 8, हाइपोटेन्यूज नहीं पता, वो मेरा क्या है CD। और cos 30 कितना होता है, √3/2। तो CD निकल जाएगा, CD इज इक्वल टू 2 8 16 √3। सेम वही सवाल बेस्ड है, डाटा अलग है बस, सवाल वही है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, हम बस बस सॉल्व कर रहे हैं आप। ठीक है ना, हमको परपेंडिकुलर निकालना है, बेस दिया हुआ है तो tan 30 परपेंडिकुलर BC बेस 8। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 BC 8। तो BC हो जाएगा 8/√3। BC भी निकल गया, CD भी निकल गया। और AC जो है सर वही मेरा क्या है, CD। तो CD प्लस BC, BC 8√3 और CD है 16√3। 16/√3, 8/√3। ऐड करते हो 16 प्लस 8 24√3 मीटर। इसको रेशनलाइज कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 3 8 8√3 मीटर। √3 का वैल्यू पुट करने बोला है तो नहीं पुट करेंगे, छोड़ देंगे। जब लिखा हुआ रहेगा √3 का वैल्यू पुट करने के नहीं पुट करना है। ठीक है, छोड़ दीजिए। वैसे एज पर द रिक्वायरमेंट पुट करना पड़ता है, यहाँ पे लिखा हुआ मेंशन रहता है कि पुट √3 इक्वल टू 1.732, यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ है, तो 8√3 इज द करेक्ट आंसर। एकदम ये सवाल है। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। अगर आपको फिगर सही से बन गया फिर सवाल में दम नहीं है, आपको पिक्चर सही से बनना चाहिए बस। जो स्टोरी बोल रहा है उस स्टोरी से अगर पिक्चर सही से बना लेते हैं फिर ये चैप्टर में दम नहीं है, ये चैप्टर एकदम आसान है आपके लिए। ठीक है, कोशिश कीजिए एक बार सारे लेक्चर को देखने के बाद आप फिर से एक बार कोशिश करें खुद से बनाने का। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सबसे इजी सवाल है, तो ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक टॉप ऑफ द टावर, टावर होगा, टावर पहले मान लीजिए, लेट ए बी द टावर, मान लीजिए एक टावर है, यही मेरा टावर है, ये मेरा टावर ए बी इज द टावर। लिख दीजिए ए बी क्या है हमारे पास, टावर है, हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, ए बी इज द हाइट ऑफ द टावर। अब बोला है कि टावर के, टावर से कितने दूरी पे, विच इज 30 मीटर अवे, 30 मीटर की दूरी पे, हमेशा ग्राउंड लेवल में कहीं 30 मीटर की दूरी पे, 30 मीटर की दूरी पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, मतलब यहां से ऊपर देख रहा है, कोई ऑब्जर्वर होगा तो देख रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना है, तो 30 डिग्री, मेरे ख्याल 30 डिग्री ये था। हाँ 30 डिग्री है, ये एंगल बन गया 30 डिग्री। ठीक है, तो लिख दीजिए ए बी हाइट ऑफ द टावर, ठीक है, सी इज द, फुल स्टॉप देके, सी इज द पोजिशन ऑफ द ऑब्जर्वर फ्रॉम द फुट, उस डिस्टेंस इज 30 मीटर। ठीक है, तो लिख दिए। और क्या दिया हुआ, एंगल ए सी बी, ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री।
ठीक है, आपको पूछा है हाइट ऑफ द टावर। इसके हाइट ऑफ द टावर को मान लीजिए h। तो देखिए इस एंगल को दिया हुआ है, मेरे को परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है। परपेंडिकुलर पूछा है, बेस दिया हुआ नहीं है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर पूछा है, बेस दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर बेस रिलेशनशिप किसका होता है, tan का होता है। तो इन ट्रायंगल बता दीजिए, इन ट्रायंगल ए सी बी, ए सी बी tan 30 डिग्री, तो tan होता है परपेंडिकुलर बेस, तो tan 30 परपेंडिकुलर बेस, तो tan 30 परपेंडिकुलर क्या है मेरा, परपेंडिकुलर मेरा h है, बेस मेरा कितना है 30। tan 30 होता है 1/√3। 30 इधर भेज दीजिए, 30√3 इक्वल टू हाइट, यही मेरा हाइट ऑफ द टावर है। उसको रेशनलाइज कर दीजिए, तो हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू 30√3, √3 इसे इसको सॉल्व कीजिएगा, 30√3/3, ये कट गया, 10√3। 30√3 सेम ही चीज है। अब 30/√3 बोलिए, ठीक है। फिर हमको नीचे अगर रूट का टर्म दिख रहा है तो रिप्लाइज कर देना होता है। ठीक है, चलिए ये रहा 3 सवाल, और सवाल डिस्कस किया जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट है जो ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर में फ्लाई कर रहा है, ग्राउंड लेवल 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्टिंग अटैच द काइट इज टेम्परेरी टाइड एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ऐसा करके कुछ टाइप किया जाए, मतलब ग्राउंड लेवल से 60 मीटर के हाइट पे एक काइट है जो फ्लाई कर रहा है। चलिए मान लीजिए यही मेरा काइट का पोजीशन है, जो कितने हाइट पे है सर, 60 मीटर के हाइट पे है, ये मेरा पोजीशन है काइट का, और उसका ग्राउंड लेवल ऐसे बोला है। बाकी स्टोरी आप लिख लीजिएगा जरूर से, मैंने एक बार समझा दिया कैसे करना, लेकिन लिखना जरूरी है हर, मैं हर समय लिख नहीं सकता, जरूरी सब में एक्सप्लेन करने के लिए बैठा हूं। ज्यादा कोशिश कोशिश करें कि हमेशा सबको एक्सप्लेन करें, ठीक है, कि अगर काइट कौन सा है, ग्राउंड लेवल क्या है, सब चीज को, ठीक है। A kite is flying at a height of 60 meters above the ground. The string is attached to the kite is temporarily tied at a point on the ground. किसी पॉइंट पे स्ट्रिंग से ऐसे उड़ा रहा होगा कोई गुड्डी, पतंग को, ठीक है। तो वो जो ये काइट है, ग्राउंड पे किसी पॉइंट पे इसको अटैच किया गया, टाई किया गया ऐसे करके। यहीं पर ये पॉइंट हो गया मान लीजिए सी, जहां पर इसको टाई किया है, ठीक है। आगे बोला है जिस वहां एंगल क्या बन रहा है, उस पॉइंट पे एंगल बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो स्ट्रिंग है इसका लेंथ क्या होगा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मान लीजिए AC, लेंथ मान लीजिए L मान, ठीक है। तो अब देखिए आपको इस एंगल दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर दिया हुआ है, आपको निकालना है हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर गिवन है, निकालना है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज किसका देता है, P और H साइन, तो साइन लगा देंगे, साइन 60 डिग्री, साइन 60 P/H, तो साइन 60 क्या होता है सर, वो √3/2, परपेंडिकुलर 60, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू L मान लिया, इधर भेज दीजिए, 2 इधर भेज देंगे, तो L इक्वल टू 120/√3। उसको रेशनलाइज कर दीजिए, ये हो गया √3, ये हो गया √3, 120√3/3, ये कट गया 40/40√3 मीटर, मतलब जो एल है वो होगा 40√3 मीटर, एकदम इजी। जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होगा वो 40√3 मीटर होगा। ये कितना इजीली निकल गया, लेकिन जरूर से मेंशन कर दीजिए कि आप हाइट ऑफ द वर्टिकल हाइट ऑफ द काइट इज AB, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज AC, सब चीज जरूर से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5, 5 कहता है अ 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, उससे कोई एक लड़का, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, उससे कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है, वो टॉल बॉय कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है। कितना मीटर टॉल बिल्डिंग है, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, चलिए 30 मीटर का टॉल बिल्डिंग है, ये मेरा टॉल बिल्डिंग है, ये मेरा बिल्डिंग, चलिए मान लीजिए AB इज द बिल्डिंग, यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे एक लड़का खड़ा है जिसका हाइट दिया हुआ है, ये हमारा बॉय है, उसका हाइट दिया हुआ है, तो उसको बड़ा मान लेते हैं, 1.5 मीटर का लड़का है, ये मेरा लड़के का हाइट 1.5 मीटर, ठीक है। आगे बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ हिज आईज टू द टॉप ऑफ दैट बिल्डिंग इज इंक्रीजेस 30 डिग्री, बोलता है कि इसके आईज से
जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बिल्डिंग का टॉप का, कुछ ऐसा है। उसके आई से लेने बोला है, ग्राउंड से नहीं लेने बोला है, उसका आई लेवल कुछ दिया है अच्छा खासा। ये मेरा हो गया हॉरिजॉन्टल लेवल, तब ना एंगल ऑफ एलिवेशन लेंगे, पहले हॉरिजॉन्टल बनाना पड़ेगा। तो ये हो गया मेरा हॉरिजॉन्टल लेवल, चलिए बना दी, समझने के लिए बना दिए। तो ये एंगल कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री वाला। फिर बोला है कि एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, बिल्डिंग की तरफ बढ़ा, लड़के धीरे धीरे करके बिल्डिंग के टुवर्ड्स बढ़ा। अब लड़का यहाँ पर आ गया है, मान लीजिए कितना डिस्टेंस चला, मान लीजिए एक्स डिस्टेंस चला, हमको पता नहीं कितना डिस्टेंस चला है, तो मान लीजिए एक्स डिस्टेंस चला लड़का, यहाँ से लड़का यहाँ तक आया, तो उसका आई लेवल भी यहीं से यहीं तक जाएगा, यहाँ तक आया। फिर वो देखा बिल्डिंग को, बिल्डिंग के टॉप को देखा, फिर देखा टॉप को, तो एंगल कितना हो गया है, 60 डिग्री। ये तो एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, ठीक ना, एज ही वॉक्स टुवर्ड्स, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, कितना डिस्टेंस ही वॉक किया बिल्डिंग की तरफ। ठीक है, ये बिल्डिंग का हाइट दे दिया आपको, तो बिल्डिंग का हाइट है 30 मीटर, मेरे ख्याल से हाँ 30 मीटर ही था ना, हाँ 30 मीटर ऑलरेडी। तो अगर ये 30 मीटर है सर, और ये 1.5 है, तो ये कितना हो जाएगा, 28.5। सर ये 1.5 है, और ये मेरा 1.5 है, और ये मेरा 30 है, तो 28.5। इसका नाम दे दिए ए बी, ये सी हो गया, इसको नाम दे दिए डी, और ये हो गया ई, और लड़के का जो जस्ट पोजिशन पहुंचा ये। हर चीज लिख दीजिएगा जरूर से, क्या क्या कैसे कैसे। ठीक है, आपको दो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल लग सकता है, एक ट्रायंगल आपका ये है, दूसरा ट्रायंगल आपका ये। आपको निकालना क्या है सर, एक्स निकालना है, मतलब आपको निकालना है सर ईएफ, मेरे को फाइंड करना है ईएफ, ध्यान समझिए, ईएफ निकालना। ईएफ हमको डायरेक्ट नहीं मिलती, ईएफ किसी ट्रायंगल का, किसी 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 ट्रायंगल में अकेले नहीं है, ठीक ना, राइट एंगल ट्रायंगल में तो नहीं, लेकिन ऐसा है कि ईएफ का कुछ पार्ट है जो इस ट्रायंगल में है, ए ई सी, ठीक है, ईएफ का जो पार्ट है वो ए ई सी में है, ए एफ सी में नहीं है, ठीक है। ईएफ के पास पहुंचने से पहले, ईएफ के पास जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए आपको एसी फाइंड करना पड़ेगा, ईएफ फाइंड, सीएफ फाइंड करना पड़ेगा। मतलब अगर हम एसी में से सीएफ माइनस कर दे तो हमको ईएफ मिलेगा। मतलब बेसिकली हमको एसी निकालना है और सीएफ निकालना है, ये दोनों पता चल गया तो मेरे को ये पता चल, एसी निकालना है सीएफ निकालना है। अब एसी और सीएफ कहाँ है, तो सर एसी, अरे एसी कैसे आ गया, नहीं सी, सॉरी सॉरी, आपको सी निकालना है, सीएफ निकालना है, सी माइनस सी एफ, ई एफ। और सी कहाँ है, देखिए तो सी मेरा ट्रायंगल ए ई सी में है, और सीएफ कहाँ है, तो ट्रायंगल ए एफ सी में। तो दोनों को यूज करके वो निकाल लेते हैं भाई, दोनों ट्रायंगल यूज करते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल ए एफ सी, इन ट्रायंगल ए एफ सी, इन ट्रायंगल ए एफ सी, देखिए से यार दिया 28.5, आपको ये निकालना, मतलब परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस निकालना है, tan 60 लगाते हैं, इन ट्रायंगल ए एफ सी, tan 60। तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर वैल्यू नाम नाम दिया हुआ है ए सी, और बेस का नाम है एफ सी। तो tan 60 होता है √3, ए सी का वैल्यू है 28.5, और ये एफ सी, एफ सी निकल गया, एफ सी इक्वल टू 28.5/√3। बाद में देखा जाएगा क्या किया जाएगा, बाद में रेस्टाइज बता देगा, अगर हो रहा है रेस्टाइज कर दीजिए, लेट्स चेक कर देते हैं, चलिए √3 यहाँ भेज दिए, √3 यहाँ भेज दिए, ये हो गया 28.5/√3, और नीचे में आ गया, ये कट रहा था, 3 9 9.5, 9.5/√3 मीटर, ये मेरा निकला एफ सी। ठीक है, आगे आइए, आगे आते हैं। अब ट्रायंगल दिख रहा है आपको ए ई सी, आइए इन ट्रायंगल ए ई सी, इन ट्रायंगल ए ई सी, इन ट्रायंगल ए ई सी, मेरा इंक हो गया खत्म, थोड़ा इंक डाल लिया जाए। तब तक आप निकाल भी सकते हैं एईसी, एईसी देखिए कहाँ पे किस ट्रायंगल में आ रहा है, उसमें देखिए परपेंडिकुलर क्या है, वही है 28.5, लेकिन बेस मेरा क्या हो जाएगा सी, देखिए लगे, फिर वही चीज लगे tan 30, tan 30, tan 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है मेरा ए सी, और बेस है मेरा सी। tan 30 कितना होता है सर, तो 1/√3, ए सी का वैल्यू 28.5,
सी के बारे में नहीं पता, सी इधर भेज दीजिए। ये हो गया 28.5 √3। ठीक है ना, स्टार्ट 9.5, 28.5 √3 आ गया। ये 9.5 28 आपको निकालना क्या है? हमको निकालना सर ईएफ, यही पूछा है हमसे। ईएफ, ईएफ इक्वल टू क्या है? अभी तुरंत लिखे था आपको हम, सी माइनस सी एफ। तो आप सी निकाल चुके हैं, सी कितना है 28.5, और 28.5 √3 माइनस, और सी एफ कितना है तो 9.5 √3। उसके बाद हम लोग यहाँ से कुछ कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से √3 कॉमन आ रहा है, तो 28.5 माइनस 9.5, √3 यहीं पे है, 28.5 माइनस 9.5, तो माइनस कर लीजिए कितना होगा, तो 5 में से 5 जाएगा 0, 0 हो गया, 28 में से 9 जाएगा तो 90। क्लियर है? तो ये हो गया 19 √3 मीटर। मतलब लड़के ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 19 √3 मीटर। सवाल में अगर मेंशन रहा √3 का वैल्यू डाल दीजिएगा, अदरवाइज हमने मेंशन नहीं किया है तो हम नहीं डालेंगे, दैट्स। ठीक है, सवाल में मेंशन रहा, यू कैन पुट इट। कोशिश कीजिए पुट कर देने का, तो यहाँ पर √3 का वैल्यू पुट करिए 1.732, और देन मल्टीप्लाई कर दीजिए। इजी क्वेश्चन है, ठीक है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है नहीं। केवल आपको फिगर सही से बन जाना चाहिए, जो फिगर बोलता है उसको सही से बना दीजिए, और कुछ एक्स्ट्रा इसमें इस चैप्टर में ज्यादा दमदार चीज कुछ है नहीं। ठीक है, आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ द 20 मीटर हाई बिल्डिंग। एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, ठीक ना, 20 मीटर का हाई बिल्डिंग है, जिसके ऊपर में एक टावर प्लेस्ड है, ठीक ना, और एक कोई बंदा होगा जो ग्राउंड लेवल में कहीं पर खड़ा होगा, जैसे ये मेरा, मान लीजिए अगर मैं खड़ा, जैसे मान लीजिए मेरा बिल्डिंग है, ये मेरा बिल्डिंग है ऐसे, ये हमारा बिल्डिंग है, और ये मेरा टावर है, ये हमारा बिल्डिंग है, ये मेरा टावर है। हाँ ये समझिए, ये हमारा बिल्डिंग है और ये हमारा टावर है, ठीक है, या फिर इसको टावर मानिए, ये हमारा बिल्डिंग है, ये हमारा टावर है ऐसे। ठीक है, ऐसे करके ये प्लेस्ड, ऐसे प्लेस, और गिर क्यों रहे हो, ऐसे रख दे रहे, ठीक है। ये बिल्डिंग है, टावर है, यहाँ पर ग्राउंड लेवल में एक लड़का ऐसे खड़ा होगा, ऐसे कर, यहाँ पर खड़ा होगा, और इसको क्या कर रहा है, इसके बॉटम को देख रहा है, इसके टॉप को। दो एंगल बन रहा है, एक सेम पॉइंट, एक यहाँ पर और एक यहाँ। कहां समझ में आ रहा? सेम ऐसे कैसे करेंगे? जो बोला, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। ये मेरा मान लीजिए, हाँ, पहले हम बना लेते हैं, ये हमारा बिल्डिंग, ये हमारा 20 मीटर टॉप, 20 मीटर का, ये हमारा बिल्डिंग है, ये मेरा ग्राउंड लेवल है, यहाँ पर मेरा टावर प्लेस्ड है, मान लीजिए यही मेरा टावर है, ये हमारा टावर, ठीक है। ये 20 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ये मेरा टावर। हाइट ऑफ द टावर कितना, क्या निकालना? टावर का हाइट निकालना, हाँ हाइट ऑफ द टावर निकालना। ठीक, किसी को निकालना है हमको एच। ये मान मान लेते टावर क्या है, ए बी, ये सी हो गया, लड़का प्लेस्ड है डी। ठीक है, उसने क्या किया, उसने दोनों पॉइंट को देखा, पहले इसके टॉप को देखा, फिर इसका बॉटम को देखा। किसको किसको देखा है पहले? ट्रांसमीटर टावर, 20 मीटर हाई बिल्डिंग, और 40 टॉप, पहले फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, बॉटम एंड टॉप। पहले बॉटम को देखा है, फिर टॉप को देखा, बॉटम को देखा 45 पे, टॉप को देखा है 60 पे। चलिए, बॉटम को देखा है पहले, फिर टॉप को देखा, लड़के ने खड़े होकर देखा यहां से, तो पहले देखा तो एंगल कितना बना है, पहला एंगल 45, दूसरा एंगल 60, दैट्स इट। दो स्टोरी है, स्टोरी है हमारे पास, ज्यादा कुछ नहीं है। देखा, छोड़ा हुआ सवाल है, तो ध्यान से समझिए मेरी बात को, ठीक है। बाकी आप लिख जरूर दीजिएगा क्या क्या चीज है, कौन मेरा टावर है, क्या मेरा वो एच निकालना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, दो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है हमको, राइट एंगल ट्रायंगल देखना है। देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल बड़ा वाला, दो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, दोनों ट्रायंगल यूज करेंगे। देखिए, इन ट्रायंगल बी डी सी, इन ट्रायंगल बी डी, इन ट्रायंगल बी डी सी, ठीक है। तो बी डी सी में देखिए tan 45 डिग्री,
tan 45 डिग्री, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। क्लियर? चलिए, tan 45 कितना होता है? 1। बीसी कितना है सर? 20। सीडी के बारे में नहीं पता, तो सीडी इक्वल टू 20। वाह, सीडी का 20 मीटर आ गया। किस, हमको सीडी निकल गया। अब आगे बात करते हैं हम लोग बड़ा वाले ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एडीसी। इन ट्रायंगल एडीसी, tan 60 डिग्री, तो tan 60 पे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर वैल्यू क्या है? एसी। और बेस कितना है? सीडी। कोई दिक्कत? tan 60 कितना होता है? तो √3। एसी क्या है सर? तो H+20। एसी है मेरा H+20। सीडी कितना है? तो सीडी भी है 20। वाह, ठीक है, 20 इधर भेज देते हैं। तो ये हो गया 20 √3, H+20। 20 इधर भेज दीजिए, तो H इक्वल टू 20 √3 - 20। तो H इक्वल टू 20 कॉमन ले लिए, √3 - 1। ये हो गया मेरा मैटर। ये हो गया मेरा 20 √3 - 1। ये हमारा हो गया डिस्टेंस। यही मेरा हाइट है। ये मेरा हाइट है, किसका? हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। कहाँ कहीं तो प्रॉब्लम नहीं हुआ, जो आपको वेरिएबल उसको खाली सेपरेट कर दिया गया। एक्स्ट्रा कुछ लगा ही नहीं। मैक्सिमम केस में आपको एक्स्ट्रा कोई ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज लगेगा भी नहीं। tan sin cos सफिशियंट। मैक्सिमम केस में तो tan ही जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम तो आ रहे सवाल पे, बढ़िया बढ़िया सवाल पे। अब तो बढ़िया सवाल पे आया, पहले सवाल बेकार बेकार था। अब लोग बढ़िया सवाल पे आए। सेम उसी के बाद वाला सवाल देखिए, स्टैचू वाला, वो भी सवाल सेम टू सेम इसी बेस्ड है। बस वो क्या कर दिया गया है, इसको बोल रहा है पेडेस्टल है, ये मेरा स्टैचू है। स्टैचू पेडेस्टल जानते हैं, जिसपे नहीं होता है। जैसे मान लिया कोई मर गया, मर जाता है तो उसका स्टैचू बनाते हैं और नीचे लिखते हैं कि उसका नाम पता क्या क्या किया है वो। समझ रहे? इसको नहीं देखे कि किसी का डेथ हो गया, जैसे मान लिया कि ये उसका पेडेस्टल है, छोटा सा ही पेडेस्टल। ये मान लीजिए, ये मेरा रेड वाला मेरा स्टैचू है जिसका पेडेस्टल, सॉरी उल्टा कर दे रहे हैं। ये मेरा इसका स्टैचू है, ये उसका पेडेस्टल है। यहाँ पे उसका लिखा हुआ रहेगा नाम पता ऐसे वैसे करके, ये काम किए इसे स्टैचू बनाया गया। उसको पेडेस्टल कहते हैं, इसमें लिखा हुआ रहता है। ठीक है ना? तो स्टैचू बनाया गया 1.6 मीटर का। देखिए, स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन अ पेडेस्टल। पेडेस्टल पे स्टैंड है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, वही चीज है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। पहले स्टैचू के टॉप को देखा, तो एंगल कितना बना है? 60 डिग्री। फिर इसको क्या किया गया? फिर देखा गया है बॉटम को, on the same point the angle position of the top of the pedestal 40 डिग्री। अच्छा, कहाँ कहाँ देखो? अच्छा, पहले स्टैचू के टॉप को देखा है, तो समझ गए। पहले स्टैचू के टॉप को देखा है, फिर पेडेस्टल के टॉप को देख रहा है। समझ गया? ठीक है, पहले स्टैचू के टॉप को देखा, मतलब स्टैचू का टॉप, मान लीजिए स्टैचू है और ये मेरा पेडेस्टल है, सेम वही स्टोरी। ये मेरा स्टैचू बन जाएगा, ये मेरा पेडेस्टल बन जाएगा। ठीक है, मिटाएंगे नहीं। कहाँ देखे तो एंगल क्या दिख रहा है? 60 और 45। वाह, कुछ एक्स्ट्रा कुछ करना ही नहीं, कुछ नहीं करेंगे एक्स्ट्रा। चलिए, सवाल वही है, वही चीज सेम टू सेम है सर। देखिए, बस यही नाम बदलेगा और कब कुछ नहीं बदलेगा। समझिए ध्यान से क्या चीज है, बस इसको बदलेंगे ऐसे, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है सर। ओहो, इसको मिटाने की जरूरत नहीं था। चलिए, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। अब मैं मिटा दे रहा हूँ। देखिए, ये 20 मीटर नहीं है, ये मेरा पेडेस्टल है। समझिए ध्यान से, यही मेरा क्या है? ये मेरा हो गया पेडेस्टल, जिसपे स्टैचू ये है। और स्टैचू का हाइट दिया हुआ है 1.6 मीटर। ये मेरा स्टैचू। चलिए, जरूरी नहीं स्टैचू बना के दिखाना है आपके लिए, तो रफ डायग्राम चाहिए ना सॉल्व करने के लिए। आपको डाटा से मतलब है। आप ड्राइंग क्लास में ना सिखा रहे हैं, ड्राइंग बैठा के सिखाएंगे आपको हम, ऐसे स्टैचू बनाइए, कोई मतलब नहीं उसका। तो ये मेरे लिए स्टैचू है और ये मेरा पेडेस्टल। हमसे ये पूछा है, अब पेडेस्टल का हाइट पूछा है, अब मेरे लिए भी एच चलेगा। चलिए, हमसे ही पूछा है, स्टोरी हुई है। लगाते हैं, आइए अब लगाते हैं। छोटे वाले में लगा दिया जाए, बड़े वाले में लगाते हैं। चलिए पहले इन ट्रायंगल tan 60 लगाते हैं। tan इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी। ठीक है, tan 60, tan 60 इक्वल टू, tan 60 इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर वैल्यू नाम है एसी और बेस का नाम है सीडी। tan 60 कितना है? तो tan 60 √3। एसी 1.6 + H और सीडी मेरा सीडी है। ठीक है, बहुत बढ़िया, रहने दीजिए। बस, ये मेरा फर्स्ट। देखा जाए क्या कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो हमको लगेगा वो कर दिया जाएगा बात।
ठीक है। इन ट्रायंगल बीडीसी, बीडीसी tan 45 डिग्री, तो tan 45 इक्वल टू बी सी, परपेंडिकुलर बेस है मेरा सी डी। tan 45 1 होता है, तो बी सी बाई सी डी, तो सी डी इक्वल टू बी सी, बी सी क्या है, एच, मतलब सी डी इक्वल टू एच। ये हमारा हो गया सेकंड। हमको एच चाहिए ना, सी डी को हटाना होगा, पुट, तो पुट कर दीजिए, पुट 2 in 1, 2 को 1 में पुट कर देते, तो यहाँ पर √3 है, ये मेरा 1.6 प्लस एच है, और यहाँ पर भी मेरा एच, ये हो गया √3 एच, इधर से एच इधर आ गया तो -H 1.6, एच कॉमन ले लिए, √3 - 1 1.6, तो एच इक्वल टू 1.6 बाई √3 - आगे इसका रेशनलाइज कर दिया जाए, √3 + 1 √3 + 1, आपको एच का वैल्यू निकल जाएगा 1.6 √3 + 1, और यहां हो जाएगा 3 - 1। कैसे सर, a - b a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 1 का स्क्वायर, एच इक्वल टू 1.6 √3 + 1, और नीचे में आ गया मेरा 2, 2 से कट गई 0.8, एच इक्वल टू 0.8। मेरे को लगता है यहाँ पर आपको √3 का वैल्यू को पुट करना होगा, पुट करके सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत हार्ड चीज नहीं, इतना आप कर सकते, ठीक है। क्यों कीजिएगा, हम कर दे रहे, नहीं छोड़ेंगे जरूर, लेकिन आपके लिए 1.673 + 1 0.8 2.73, इसको इंटू कीजिए, यही आंसर है आपका, ठीक है। ये आपका हो गया हाइट ऑफ द पेडेस्ट। देखिए सेम सवाल, ये सवाल में, इस सवाल में केवल अंतर क्या है, डाटा का, कहीं पर भी कुछ सेम ऐसे ही आपको सवाल देखने को मिलेगा फ्लैग स्टैक पर, सेम वैसी सवाल होगा फ्लैग स्टैक, इस दोनों पे बेस्ड है, तो थोड़ा देख लीजिएगा, ये दोनों सवाल पे बेस्ड है, वो सवाल सेम ऐसे ही होगा, सेम एक बिल्डिंग होगा, उस पर एक झंडा लगा हुआ होगा, झंडे का हाइट बताइए, ये बिल्डिंग का हाइट बताइए, झंडे का हाइट दिया होगा, दोनों इसमें एक दिया रहता है, ये दिया हुआ रहेगा तो ये पूछेगा, ये दिया हुआ रहेगा तो ये पूछेगा। अभी देखिए पिछले सवाल में ये दिया हुआ था ये पूछ रहा था, अभी ये दिया हुआ ये पूछ रहा है, सेम टू सेम, एक्स्ट्रा कुछ सोचने वाली चीज है ही नहीं। आइए बचे हुए क्वेश्चन को डिस्कस किया जाए। आइए बच्चों डिस्कस किया जाए, क्वेश्चन जो बच गए हैं हमारे एनसीईआरटी के, 9 10 11 हम लिए नहीं है, ठीक है, क्योंकि उससे फिगर बना हुआ है और इजी इजी टू सॉल्व है, और क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसमें भी क्वेश्चंस में फिगर बनाया हुआ है, तो ऐसा क्वेश्चन जिसमें फिगर बनाने में प्रॉब्लम है, उसी क्वेश्चन को हमने लिया है जानबूझ के, जिसमें आपको परेशानी है। अब वो दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 14, दीज टू क्वेश्चन कंटेन फिगर, और फिगर के हिसाब से आप आराम से बना सकते हैं, और कुछ नया नहीं है, ठीक है। आइए सबसे पहले सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग। स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, एक स्टेट हाईवे है जो एक टावर को मीट करता है जाकर, एक स्टेट हाईवे जहां फुट ऑफ द टावर को मीट करता है, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर, एक स्टेट हाईवे, ये मान लीजिए यहीं स्पेस मेरे पास कम है, एक स्टेट हाईवे देखिए, ये मेरा हाईवे है, और एक फुट टावर को मीट कर रहा है, ये टावर है, मेरे ध्यान से ये हमारे पास एक टावर है, स्टेट हाईवे, और ये मेरा टावर, तो ऐसा चीज है, ये मेरा टावर है, मार्कर, ठीक है। यहाँ पर हमारा एक कार है, ये कार है, ठीक है, इसका यहाँ पर एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, उस ऑब्जर्वर का नाम ए दे देते हैं, और ये मेरा कार का पोजीशन, इसको बी दे देते हैं, ये हमारा कार का पोजीशन, यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, ये क्या कर रहा है, इसको ऑब्जर्व किया, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार, कार को ऑब्जर्व किया, मैन यहाँ पे कार को ऑब्जर्व किया, मतलब इंसान खड़ा होकर टॉप पर नीचे देखा होगा, मतलब टावर ऊपर ऐसे खड़ा है और वहां से नीचे देख रहा है, ग्राउंड लेवल में कार मूव कर रहा है, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन होगा इस केस में, तो पहले हॉरिजॉन्टल लेवल बनाना पड़ेगा, ठीक है, और जो कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, इस एंगल से देखा वो 30 डिग्री, हॉरिजॉन्टल चाहिए ना, उसका आई लेवल से जो लाइन निकलेगा दैट इज हॉरिजॉन्टल लेवल, और वो एंगल जो बन रहा है कितना, 30 डिग्री, चल ये हमारा बन गया डिप्रेशन। उसके बाद बोला है एंगल डिप्रेशन 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड, 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 6 सेकंड के बाद यही कार उठ के आ गए यहाँ पे, जिसको पोजीशन नाम दे दिया हम लोग सी दे देते, एक फुट ऑफ द टावर कट, 6 सेकंड के बाद कार यहां से यहां तक आ गया, आपने 6 सेकंड हम लिख दिया, सब लिख दिया जरूर से आप यहाँ पे,
ठीक है, 6 सेकंड के बाद कार यहाँ पे आ गया। इन दैट केस जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था वो क्या हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन बढ़ के हो गया 60 डिग्री। क्यों, करीब आ गया, करीब आ गया, एंगल बढ़ते जाएगा ना। दूर था तो एंगल कम था, नजदीक आ गया तो एंगल बढ़ गया। ठीक है, ये 60 डिग्री हो गई। मतलब अगर हम ऑल्टरनेट इंटीरियर लगाएं, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, दिस तो ये हो गया 30 डिग्री, और इसके बाद ये 60 डिग्री, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सर। अगर दो पैरेलल लाइंस होता है ऐसे ऐसे, और ये कट कर रहा होता है तो हम ऑल्टरनेट इंटीरियर लगाते हैं, ये इक्वल टू ये होता है, ऐसा होता है। पैरेलल लाइंस क्लास 6 7 में पढ़े होंगे, 7 8, बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो ये एंगल दे दिया, लेकिन सवाल में मेंशन है कि वो उसको थ्रू आउट द मोशन यहां से लेके वो यहां तक पहुंचा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। यहां से लेके यहां तक पहुंचा तो 6 सेकंड लिया, यहां से यहां तक में उसको लगा 6 सेकंड। तो पूछ रहा है यहां से लेके यहां तक का टाइम क्या होगा। लेकिन वो जब यहां से स्टार्ट भी किया और यहां तक पहुंचा, उसका स्पीड क्या था, स्पीड जो था वो था कांस्टेंट, मतलब यूनिफॉर्म। हम स्पीड को मान लिए क्या है, स्पीड एक्स मान लें, कांस्टेंट स्पीड है। यहां पर भी स्पीड वही था, यहां पर भी स्पीड वही है, यहां पर भी स्पीड वही है। ठीक है, चल स्टार्ट करते हैं। और कुछ दिया हुआ है क्या, चलो हाई बड़ो टावर, कुछ दिया नहीं है। मान लीजिए टावर का हाइट कितना है, हाइट मान लेते हैं एच, टावर का हाइट एच। तो यहां से आप निकाल सकते हैं डिस्टेंस बीसी, बीसी कितना होगा, बीसी डिस्टेंस, स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम 6 और स्पीड 6, 6x। और यहां सब सीडी भी निकाल सकते हैं, सीडी कितना लगा, सीडी तो टाइम टी और ये एक्स टी। चलिए आपने निकाल दिया। दिक्कत हो रहा है, डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस सीडी, स्पीड एक्स है और टाइम मेरा टी। यूनिफॉर्म स्पीड था थ्रू आउट द मोशन, कुछ एक्स्ट्रा कुछ किया ही नहीं वो। छोटा, आइए आगे बढ़ते हैं। आपको दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है। दोनों ट्रायंगल हम लोग अप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। आइए, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर ए डी, बेस बी डी। कोई दिक्कत, tan 30 का वैल्यू कितना होता है, इट इज 1/√3। एडी कितना है एच, बीडी, बीडी बीसी प्लस सी डी मतलब कितना है, बीसी प्लस सी डी मतलब 6x प्लस एक्स टी, 6x प्लस एक्स टी। बाद में देखा जाए क्या किया जाएगा, पहले लिख लेते सारे वैल्यू। ठीक है, चलो सेकंड, यहां पर आया मेरा दूसरा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल क्या है, इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी में tan 60 है, tan 60, tan 60 परपेंडिकुलर एच, परपेंडिकुलर बेस सी डी, बेस सी डी, सी डी मेरा कितना है, सी डी मेरा एक्स टी है। आराम देखिए tan 60 परपेंडिकुलर एच है मेरा और बेस मेरा एक्स टी। ठीक है, tan 60 का वैल्यू कितना है, √3, h/एक्स टी। ये मेरा हो गया सेकंड, ये हो गया मेरा वन। दोनों को डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने से फायदा क्या होगा सर, आपका एच और एच कट जाएगा, देखिए दोनों डिवाइड होगा कट जाएगा, दोनों ऊपर ही है। समझ रहे बात को, क्या कर रहे हैं, दोनों को डिवाइड कर दीजिए कट जाएगा, एच मेरा उड़ जाएगा। अब मेरे को एक्स और टी चाहिए, एक्स दोनों में है, एक्स भी मेरे चांसेस से कट जाना चाहिए। चलिए देखिए डिवाइड कर, डिवाइड 1 and 2, डिवाइड 1 and 2 है। तो ये हो गया 1/√3 डिवाइडेड बाई √3, दोनों इधर आइए, इधर है h/6x प्लस एक्स टी डिवाइडेड बाई h/एक्स टी। ठीक है, चलिए इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 1/√3 इंटू 1/√3। इसको डिवाइड किया जाए तो h/6x प्लस एक्स टी इंटू एक्स टी/एच। ध्यान से देखिए, इजी है, ये एच एच कट गया, ये √3 मिलके हो गया 1/3। ठीक है, यहाँ क्या बचा, एच एच कट गया, यहाँ पर बचा मेरा एक्स टी, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ सर एक्स कॉमन आ रहा है, 6 + 2, एक्स और एक्स कट गया। इधर आइए, और नीचे इधर कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, वहां स्पेस है, हाँ कर सकते हैं, यहाँ पर 6 + t और यहाँ हो जाएगा 3। तो
तो ये हो गया 6 + t और 3t इधर आ गया, टी इधर भेज दे, तो 6 = 2t, t = 3 सेकेंड। अरे वाह, जगह नहीं है, बगल में कर लेते हैं आप, दिस इंप्लाइज दैट, अच्छा यहाँ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आइए। तो 2t = 3 6 सेकेंड, तो t = 3 सेकेंड। मतलब टाइम मेरे को यहां से लेके यहां तक आने में टाइम कितना लगा है? 3 सेकेंड। टोटल टाइम कितना हो जाएगा सर? टोटल टाइम क्या लगा? यहां से लेके यहां तक 6 सेकेंड लगा था, फिर कितना लिया? 3 सेकेंड। टोटल टाइम लिया वो 9 सेकेंड। ठीक, मतलब पूरा द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से यस, यस दिस पॉइंट, अगर इस पॉइंट को कंसीडर करना चाहते हैं तो यहां से 3 सेकेंड, यहां से 9 सेकेंड। ये अच्छा सवाल है, वेरी गुड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट भी, अच्छा सवाल भी। यहाँ पर मेन जो स्टोरी है ना सर, यहाँ छिपा हुआ है, लोग उसको देखते नहीं है। यहाँ यूनिफॉर्म स्पीड, इसको लोग कंसीडर करना ही भूल जाते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड है, थ्रू आउट द मोशन का स्पीड जो रहा है कांस्टेंट रहा। आगे बढ़ा जाए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिक्कत वाला बात यही, मेरे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, अगर मेरे पास ऑप्शंस होता तब तक सवाल खत्म हो गया होता। जैसे देर से मैं मेहनत कर रहा हूँ तक खत्म हो गया होता, ज्यादा इसको बना टाइम लगने वाला नहीं है बनाना, एक चीज दम नहीं लगेगा। जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कहीं पर प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, ज्यादा कुछ है ही नहीं है सर एक्स्ट्रा, आपको डिस्टेंस से मतलब है, तो मैंने डिस्टेंस भी है। ये सब क्वेश्चन को कॉपी करने में टाइम लग रहा है मेरे को। ठीक है, टाइम का कंज्यूमिंग है, कोशिश करेंगे। और भी क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन है को लेने के लिए। ठीक है, बहुत अच्छे सवाल है, क्लाउड बेस्ड क्वेश्चन बाकी है, स्पीड डिस्टेंस टाइम क्वेश्चन अभी के क्वेश्चन किए, एरोप्लेन बाकी है, अभी करेंगे आपका डिस्कस, अच्छा सा सवाल। ठीक है, चलिए अब हम इसको मिटा देते हैं, सवाल आपका हो गया क्लियर, इसको मिटा देने से बढ़िया रहेगा, मेरे पास स्पेस बढ़ जाएगा ज्यादा। क्वेश्चन 15 वेरी इंपॉर्टेंट है सर, एनसीईआरटी क्वेश्चन ही है सब पूरे सारे। अब इधर मेरे पास 4 क्वेश्चन, इन 4 क्वेश्चन को डिस्कस किया जाए। दिस 4 क्वेश्चन क्या कहते हैं, आइए देखा जाए। कहते हैं 9 नंबर, द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। इस सवाल में दम है सर। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इसमें समझने वाला बात है कि किसको बड़ा लेंगे, टावर को कि बिल्डिंग को। जरूरी नहीं कि टावर छोटा ही होगा या टावर बड़ा ही होगा, यह सवाल समझने वाला है। ठीक है, समझिए ध्यान से, पहले ध्यान समझिए कैसे कैसे डिसाइड करेंगे। आपके पास हम पहले क्या कर रहे हैं, टावर को छोटा लेते हैं, जो नहीं है, टावर बड़ा है बिल्डिंग छोटा है। मैं समझाता हूं कैसे है। यहाँ दिक्कत वाली बात यही है, बहुत लोग इसको समझाता नहीं है, लेकिन ये दिक्कत वाली बात है। एक मिनट रुकिए बच्चे लोग, लेकिन ये समझने वाली बात है, ध्यान रखिएगा। यहाँ टावर और बिल्डिंग दोनों में से कौन बड़ा है, ये समझने वाली बात है। ठीक ना, देखिए ध्यान से, हुआ क्या, ये मेरा मान लीजिए टावर है और ये मेरा बिल्डिंग है। पहले मान लीजिए मेरा बिल्डिंग है, ये मेरा टावर है, तो दोनों को जोड़ा गया, ग्राउंड लेवल में दोनों होगा। ठीक है, ये मेरा बिल्डिंग है। पहले केस में हम लिए, अरे ये मेरा टावर, मान लीजिए स्टार्ट करें कोई बनाने के, तो पता रहेगा टावर बड़ा है कि बिल्डिंग बड़ा है। स्टार्ट तो करें, हम जब क्लास में थे, क्लास 10 पे मेरे को इस सवाल में प्रॉब्लम हुआ था, हम ये कंसिडर नहीं कर पा रहे थे कौन बड़ा है कौन छोटा। बाद में समझ में आया कि ऐसी ऐसी चीजें हैं। क्योंकि हम लोग ट्यूशन वगैरह करते हैं, दैट टाइम ये यूट्यूब का भी कुछ ज्यादा कुछ था नहीं स्कोप वगैरह, और हमारे पास फोन था नहीं, हम लोग समझ नहीं पाते थे ऐसे करके, जो बहुत सारी चीजें तो टीचर ही समझा पाते थे हम लोग को, वो समझा पाए, या फिर हम लोग बुक से ही कनेक्टेड रहते थे। तो अब जाके समझ में आता है, आफ्टर बहुत दिन के बाद, जब 11 12 तक पहुंचे, जब बहुत सारे पढ़ाई से कनेक्ट हो गए, तो समझ में आ गया कि हाँ ऐसी चीजें होती। ठीक है, दैट टाइम समझ में नहीं आया था, अपन किस तरह सवाल बना लिए थे, डाटा वगैरह याद कर लिए थे, हो सकता है पॉसिबिलिटीज था। ठीक है, सवाल ऐसा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मतलब बिल्डिंग का टॉप और टावर का फुट। ठीक है ना, ये मेरा टावर है, उसका फुट। देखिए, पहला केस। सेकंड बोला है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का फुट से। अब यहां से आप डिसाइड कीजिए कौन सा एंगल बड़ा होगा कौन सा एंगल छोटा होगा। ये नीचे है, अब मान लीजिए किसी बिल्डिंग को देखना है ऐसे करके, तो ये एंगल बड़ा होगा।
बिल्डिंग बहुत बड़ा है तो ये एंगल बड़ा होगा। अब बिल्डिंग अगर छोटा रहेगा तो एंगल में छोटा होगा। तो ये दिमाग लगे ना, हमको ऊपर ज्यादा देखना है तो मेरा एंगल ज्यादा उठेगा ना। मानिए मेरे ग्राउंड लेवल मुंबई पड़ा है और नीचे तो नीचे कम देखना है तो देखे कम रहेगा। ठीक है, तो यहां से हमको दिख रहा है कि सर ये एंगल छोटा होगा और ये एंगल बड़ा होगा। दिख भी रहा है ये एंगल बड़ा है और ये एंगल छोटा है। अब बोला है कि टॉप ऑफ द टावर ऑफ बिल्डिंग, टॉप ऑफ बिल्डिंग का, बिल्डिंग का फुट का टावर के टॉप से एंगल कितना बना है। बिल्डिंग का फुट, बिल्डिंग का फुट कहाँ, बिल्डिंग का फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। फिर देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर के, बिल्डिंग के फुट से टावर पे एंगल कितना बना है, 30 डिग्री। चलिए ये 30 डिग्री। द एंगल टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अच्छा ये 30 डिग्री बोल दिया। टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, एंगल एलिवेशन 30 डिग्री। सेकंड ये बोला है 60 डिग्री, क्या पॉसिबल है। गलत है। मतलब ये मेरा क्या है, ये हमारा टावर है, जस्ट समझिए ध्यान से। और ये हमारा बिल्डिंग है। जो एंगल बड़ा होगा, जो एंगल बड़ा होगा उसके सामने वाला छोटा होगा। ध्यान से। ये हमारा टावर और ये हमारा बिल्डिंग। ऐसा ही मेरा फिगर है। मेन यहाँ पर है, दिमाग लगे ना, हम यहाँ पर है मेरे पास। हमको बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से। क्या उल्टा बन गया क्या। उल्टा पलट दिया क्या। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, चाहिए ना बोला 30 डिग्री, सॉरी उल्टा हो गया मेरा। जो बनाया था उल्टा बना दिया। ये हमारा 30 डिग्री है और ये हमारा 60 डिग्री। जो बोला है देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का टॉप फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। पलटने के बाद जो सही बन रहा है, ठीक है वो देखिए डिस्कस करते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ, अगर मान लीजिए इसको हम बिल्डिंग लेते हैं, इसको टॉप लेते हैं, फिर रिजल्ट मेरा उल्टा आता, अलग आता। अलग आने के पीछे कारण भी था ना। सोचिए दिमाग लगाइए ना, अगर मेरे को जो बिल्डिंग बड़ा होगा उसका एंगल भी बड़ा होगा और जो बिल्डिंग छोटा होगा उसका एंगल भी छोटा होगा। तो हम यहां से इसका बॉटम से इसके टॉप को देख रहे हैं। मेरा बॉटम ऑफ द फुट टावर, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बॉटम ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर, 30 डिग्री। सही बात। ठीक है। और कुछ दिया हुआ है। हाँ। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, जो टावर है, ये मेरा टावर मान लीजिए, ए बी इज द टावर और सी डी इज द बिल्डिंग। और इसका एंगल, इसका ये दिया हुआ हाइट 50 मीटर। ठीक है। चलिए ये हाइट दिया है 50 मीटर। ध्यान समझिएगा। आपके पास दो ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री। इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी ले लिए। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल मेरे पास है इन ट्रायंगल बी सी डी एंड ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी। बीस, इन ट्रायंगल ए बी डी देखिए, इन ट्रायंगल ए बी tan 60 परपेंडिकुलर बेस, क्यों परपेंडिकुलर दिया हुआ है, अब बेस हमसे पूछा है इस बिल्डिंग के बारे में और इस बिल्डिंग का बीडी के साथ कुछ कनेक्शन है तो कर सकते हैं हम लोग अच्छे से भाई। इन ट्रायंगल ए बी डी tan 60 परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मेरा ए बी और बेस है मेरा बी डी। tan 60 हो गया √3, ए बी का वैल्यू है 50/BD, तो बी डी इक्वल टू 50/√3 मीटर। ये मेरा बी डी हो गया, ये पहला। सेकंड इन ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी tan 30 परपेंडिकुलर सी डी बेस बी डी, tan 30 का वैल्यू 1/सी डी मेरा हाइट ऑफ द टावर, ये मेरा हाइट ऑफ द बिल्डिंग, सॉरी हाइट ऑफ द बिल्डिंग, क्योंकि ये मेरा टावर था। तो 1/√3 सी डी का वैल्यू, सी डी एच है, सी डी निकालना है एच, बी डी पता है 50/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इधर भेज दीजिए तो हाइट निकल जाएगा 1/√3
50/√3। ये हो जाएगा 50/3 मीटर, मतलब 16.66 ऑलमोस्ट। ये मेरा है। ध्यान रखिएगा बस, सही से। मेन वहीं पर स्टोरी यहाँ पे। टावर मेरा बड़ा है। टावर अगर बड़ा नहीं होता तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री नहीं आता, उससे छोटा आता। असल में समझ, बिल्डिंग मेरा बड़ा होता। जरूरी नहीं ना, डिपेंड करता है। बहुत सारे बिल्डिंग ऐसे हैं जो बड़ा है टावर से भी। यहाँ पर इस इनकी, ये जो क्वेश्चन के केस में, बिल्डिंग मेरा छोटा है, टावर मेरा बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 9 था। आइए क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस किया जाए। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, मैंने बताया था रोड वाले सवाल, इक्वल हाइट से प्लेस्ड रहेंगे। चलिए। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, चलो देखिए तो। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग ऑपोजिट साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। दो पोल है, एक रोड को अपोजिट साइड में प्लेस्ड है। दो पोल होंगे, एक रोड होगा। रोड का लेंथ दिया हुआ है कितना, 80 मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। स्टोरी पूरा लिख दिया जरूर से, तो कौन सा, कौन पोल है, कौन क्या है, कौन सा रोड का हाइट, सब चीज वेट है, सब कुछ। तो ये मेरा रोड है, जिसके दोनों एंड पे दो पोल प्लेस्ड है, दोनों इक्वल हाइट के। तो हाइट के बारे में पता नहीं, हमें एच मान लिया। ठीक है। और ये मेरा विड्थ दिया हुआ है, इसका विड्थ दिया 80 मीटर। मान लीजिए यही मेरा विड्थ है, और ये मेरा पोल है, ए सी और बी डी। ठीक है। आगे बोला है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन द रोड द एंगल विद द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30। कोई पॉइंट होगा, दोनों पोल्स का कोई पॉइंट होगा। मान लीजिए पॉइंट यहाँ ले लीजिए, यहाँ पर हम पॉइंट ले लिए, पॉइंट का नाम दे दीजिए ई। एंगल ऑफ एलिवेशन, एक का एलिवेशन ये होगा, और दूसरे वाले का एलिवेशन ये ले लीजिए। समझे? जो दूर होगा, जो दूर होगा उसका एंगल कम होगा, जो करीब होगा उसका एंगल ज्यादा होगा। ले लीजिए। जो मेरा, मान लीजिए कि हमको यहाँ वहां से देखना है, दूर है देख रहे हैं तो ठीक है। सामने जा रहे हैं, देखिए एंगल बढ़ रहा है, दिख रहा है। एक बार मान मान को हमको वहां देखना है ना, दूर पे खड़े हैं, ऐसे देख रहे हैं आप। हमको उसको ऊपर उठाना ठीक है ना, हम सब करीब वहां से देख रहे हैं ठीक ना, हम करीब जा रहे हैं, देखिए एंगल बढ़ रहा है, करीब हो गए, एंगल बढ़ते चल जाएगा। मान लीजिए वहां पर मेरा जो हैंगर टंगा हुआ है, फोटो टंगा हुआ है सरस्वती माता जी का, हम उसको देख रहे हैं, हम करीब चल जाएंगे ऐसे करके। देखिए तो एंगल मेरा बढ़ते जा रहा है, ऐसे ऐसे एंगल बढ़ गया। समझ रहे? ये चीजें होती है, जैसे आप करीब जाएंगे एंगल बढ़ जाता है। ठीक है ना? तो ये एंगल मेरा हो जाएगा 60 डिग्री, ये एंगल हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। 60 और 30 है ना, हाँ। अब ये पॉइंट कहाँ पर प्लेस है तो नहीं पता, तो मान लिया कि एक से एक्स है, दूसरे वाले से 80 - x। दूसरा पूरा 80 था, यहां से लेकर पूरा 80, तो यहां से यहां तक एक्स हो गया, तो ये हो गया 80 - x। 80 में से कुछ माइनस कर दी, अगर ये 20 मीटर आया तो ये 80 - 20 60 मीटर। अरे 60 मीटर आ गया, 80 - 60 ये 20 मीटर आएगा। That's it। ऐसे स्टोरी आएगा अपना तरीके से। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। हमारे पास दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ज्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। हम लोग दोनों लगा देंगे। इन ट्रायंगल ए सी ई, ये ई है, इन ट्रायंगल ए सी ई, tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर एच बाई एक्स। ठीक है। tan 30 का वैल्यू कितना होता है? tan 30 होता है 1/√3 एच बाई एक्स, तो एच इक्वल टू x/√3, ये एच। ठीक है। आइए आगे लगा दिया जाए। इन ट्रायंगल डीईबी, डीईबी tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री होता है परपेंडिकुलर बेस, फिर होगा आपका एच एच बाई बेस 80 - 6, तो 60√3 एच बाई 80 - 6, इसको 1 नंबर दे दीजिए, इसको इधर भेज देते हैं, तो एच इक्वल टू √3 80 - 6। क्या कहते हैं, दोनों एच है, फ्रॉम 1 and 2 दोनों इक्वल कर सकते हैं। फ्रॉम 1 and ये हो गया x/√3, ये हो गया √3 80 - 6, ये दोनों इक्वल है, ये भी एच का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, एच का वैल्यू वो भी कर दी, दोनों इक्वल, दोनों इक्वेट कर दी। √3 भेज दिए, तो x इक्वल टू √3 हो गया, 3 8 सा 240, और 3 × 2 हो गया -3x, इधर भेज दिए।
तो 4x इक्वल टू 240, x इक्वल टू 240 बाई x इक्वल टू 60 मीटर। x जो है हमारा 60 मीटर है। x जो है वो 60 मीटर है। x 60 है, मतलब पहले वाले टावर से उसका डिस्टेंस कितना है, 60 मीटर। और दूसरे वाले देखिए, ये नजदीक भी है, ये दूर भी है। सही आएगा सर, कंफर्म रही। ठीक है, तो हमारा ए ही निकल गया। फर्स्ट वाले पोल से डिस्टेंस निकला वो है 60 मीटर, और सेकंड वाले से डिस्टेंस बी निकला है मेरा 20 मीटर। अब पूछा है हाइट ऑफ द टावर, हाइट पूछा है, टावर का हाइट ही पूछा है। टावर नहीं बोला, पोल्स है ना। पोल्स का हाइट, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। पहले वाले पोल से डिस्टेंस एक के 60 मीटर, दूसरे वाले पोल से 20 मीटर है, और हाइट ऑफ द पोल्स निकाल देते हैं। तो हाइट ऑफ द पोल 80 बाई एक्स, सॉरी एक्स बाई रूट थ्री ना। एक्स का वैल्यू निकला 60, 60 बाई रूट थ्री। ठीक है, 60 बाई रूट थ्री, क्योंकि एक्स एच इक्वल टू एक्स बाई रूट थ्री था, एक्स वैल्यू निकल गया 60, 60 बाई रूट थ्री। इसमें स्लाइस कर दीजिए, रूट थ्री, एच इक्वल टू 60 रूट थ्री बाई 20 रूट थ्री मीटर। ये हमारा हो गया। सवाल एकदम इजी आता है। केवल आप डायग्राम सही से बनाइए, फिर सवाल देखिए कैसे नहीं बनेगा, पक्का बन जाएगा। छोटा सा ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए, हल्का फुल्का ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू सबको याद होना चाहिए बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं हम लोग। समय को बर्बाद ना किया जाए, समय इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, 11 बता दिया था आपको, क्यों नहीं बताया, क्योंकि उसमें फिगर दिया हुआ है और सवाल भी आसान भी है, जरूर बना लीजिएगा। चलिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट इज 45 डिग्री। एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। सवाल कुछ ऐसा है, 12 नंबर सवाल। एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, ये मेरा बिल्डिंग हो गया। सेवन फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये मेरा बिल्डिंग मान लीजिए ए बी है। और उस बिल्डिंग के टॉप से एक टावर को ऑब्जर्व किया गया, ये मेरा टावर है, ये हमारा टावर है। टावर को ऑब्जर्व किया गया, कैसे ऑब्जर्व किया गया, बिल्डिंग द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री, ऑब्जर्व किया गया इसके टॉप्स। टॉप ऑफ द केबल टावर इज, टॉप्स ऑब्जर्व किया गया, तो केबल टावर का टॉप देखा गया, तो एंगल बना है 60 डिग्री एलिवेशन। चलो ये बनेगा 60 डिग्री। सेकंड बोला है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट फुट ऑफ द टावर इज 40 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां से यहां, ये बना है मेरे पास 45। अच्छा, इस 45 डिग्री, इट्स वट रब डायग्राम है हमारा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये 60 डिग्री बना, ये 45 डिग्री बना, ऐसा कुछ ऐसा है। आपको बताना है, क्या बताना है सर, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, ये हाइट बताना है। चलो, ये हमको हाइट बताना, ये हाइट, ये दिया हुआ है 7 मीटर, ये मेरे को दिया हुआ है 7 मीटर, तो ये भी होगा 7 मीटर। तो नाम दे देते हैं, ए बी है, ये सी है, ये डी है, यहाँ जहां पर मिला है इसको E। तो ये भी है 7 मीटर, ये भी 7। इसको मान लेते हैं एक्स, मतलब हम एक्स निकाल दिए तो मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि सर एच जो निकालना है वो है 7 प्लस एक्स। एच जो है वो 7 प्लस एक्स है, मेरे को एक्स पता चल गया तो सब चीज हो सकता है। निकालते हैं, एक एक करके सब सॉल्व करते हैं हम लोग, तो थोड़ा देखा जाए। ये ट्रायंगल को देखिए, एक ट्रायंगल मेरे पास ये है, ठीक है, ट्रायंगल, दो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, राइट एंगल ट्रायंगल। एक यहाँ से देखिए, एक ये, एक ये। ठीक है, अब देखिए ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी। तो इस ट्रायंगल ए डी सी में इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये बेस, ए डी सी में इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये बेस। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में ए डी सी में ये परपेंडिकुलर ये बेस,
tan 45 डिग्री, ये परपेंडिकुलर 7, परपेंडिकुलर नाम देते सी डी, और बेस हो गया हमारा 80। tan 45 1 होता है, सी डी कितना है सर 7, 80 के बारे में नहीं पता, तो 80 हो गया हमारा 7 मीटर ना। पहला। सेकंड, स्टार्ट करते हैं हम लोग। इन ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल जो बचा, जो निकालना होगा, जिस ट्रायंगल में एंगल दिया होगा वही ट्रायंगल यूज होगा, बाकी कोई ट्रायंगल यूज नहीं होगा। देखिए एक ट्रायंगल ये भी है, कोई यूज नहीं, बाकी इसको यूज करते हैं लोग लेकिन मतलब नहीं बनता, ठीक ना। इन ट्रायंगल ए सी डी, या ए ई डी, सॉरी ए सी डी नहीं है, ए ई डी, ठीक है, ए ई डी, tan 60, tan 60 परपेंडिकुलर एक्स, और बेस है मेरा ए डी। tan 60 होता है √3, ये हो गया एक्स, एडी कितना है सर 7, तो एडी निकल गया 7√3 मीटर। एडी, एक्स निकला ना, सॉरी, ये क्या लिख दिया, एक्स, एक्स इक्वल टू 7√3 मीटर, एक्स निकल गया हमारा। हमको एच पूछा है, भाई डाल दिया, क्या पुट कर दिया मैंने, 7 + 7√3, 7 कॉमन मिल गई तो 1 + √3 मीटर। अब √3 का वैल्यू पुट करना होगा तो कर देंगे, एज पर द रिक्वायरमेंट, मन करते पुट कर देंगे, ठीक है, पुट करना ही होता है मेरे ख्याल से। 1 + 1.73, टू भी रहता है, हम उतना ही पुट किए, तो 2.73 इंटू कर दीजिए, 7 3 × 21, 7 7 × 49, 51, 7 2 51 का 1 होगा, 19.11 मीटर, लीजिए 7 7 49, हाँ ठीक है, ठीक, 19.11 मीटर आएगा आंसर, तो पॉइंट भी निकाल दिया आंसर। कहीं पर ऐसा लगा फंसने क्यों नहीं, केवल आपको फिगर सही से बनना चाहिए। ये मैं डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, टावर का हाइट निकल गया हमारा, ये हमारा टावर, यहाँ से हम देख रहे हैं। एक इसी सवाल आपका आर सवाल मिल जाएगा, विंडो वाला, एक इंसान विंडो पे खड़ा होकर देख रहा है, दो, एक टावर को देख रहा है, इसका फुट को, इसका टॉप, ठीक है। चलिए लास्ट सवाल है हमारा 13 नंबर। एज सी लेवल द एंगल बिटवीन टू शिप्स, हाँ ये टू शिप्स वाला सवाल, सेम साइड अपोजिट साइड, यहाँ पर वो सेम साइड बात कर, देखें द शिप्स आर 30 डिग्री, सिर्फ एग्जैक्टली बिहाइंड द देयर ऑन द सेम साइड। सवाल अपोजिट साइड भी आता है, हम लोग इसी में डिस्कस कर लेंगे, उसको भी कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस किया जाए। समय कितना हो गया, अच्छा 3 बजने वाला है, लेट्स स्टार्ट। Question number 13, as observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level, top of a 75-meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression are two ships are 30 degrees apart. If one ship is exactly behind the other on the same side, मतलब एक लाइट हाउस में खड़ा होके दो शिप्स को ऑब्जर्व कर रहा है, ये होता है समुद्र में लाइट हाउस एक होता है बंदरगाह के पास, जो हार्बर होता है ना, जहाँ पर नहीं सारे शिप्स लोग आके रुकते, तो वहाँ पर खड़ा होकर दो शिप्स को देख रहा है, दोनों शिप्स एकदम एक स्ट्रेट लाइन में है, और एक उसके पीछे सेम साइड में देख रहा है उसे, ठीक है, ऐसे करके तो ध्यान से। एक लाइट हाउस है फ्रॉम द सी लेवल, एक हाइट लाइन, ये मेरा लाइट हाउस है, एक शिप को यहाँ देख रहा है मान लीजिए, और दूसरा शिप को, एक शिप यहाँ देखा है, दूसरा शिप यहाँ देखा, ये मान लीजिए शिप का पोजिशन मान लीजिए सी, और ये डी, ठीक है? एक यहाँ पर खड़ा हो गया बंदा जो लाइट हाउस के टॉप पे है, और ये पानी के ऊपर लेवल है, एक शिप को यहाँ देख रहा है, दूसरी शिप को यहाँ देख रहा है, जस्ट उसके बिहाइंड बोला sea level, the angle of depression of the two ships are 34 if one ship is exactly behind the other on the same side, दोनों से दूसरे बैठ, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब यहां से देख रहा है तो नीचे देख रहा होगा, पहले इसको देखा, फिर यहां से इसको देखा, यही तो हुआ। तो डिप्रेशन मतलब यहां से पहले हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रॉ किया गया होगा, एक का एंगल ये बना, दूसरे का एंगल ये बना, एक एंगल 30 है, दूसरा ट्रायंगल एंगल 45 डिग्री, ये मेरा 30 है, ये मेरा 45 डिग्री, ये दोनों पैरेलल,
टिंग टिंग टिंग, ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया हमारा 45 डिग्री। ठीक है। और कुछ बोला है क्या, कुछ और बोला? एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द 75 मीटर लाइट हाउस। अच्छा, ये 75 मीटर दिया हुआ है इसका। पूछा क्या है, डिटरमाइन द, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द टू शिप्स। ये डिस्टेंस पूछा है, एक शिप यहाँ, दूसरी शिप से। मुझसे ये डिस्टेंस पूछा है, सीडी। तो राइट एंगल ट्रायंगल में सीडी नहीं है, लेकिन सीडी उस ट्रायंगल में है जिसमें राइट एंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल जो ट्रायंगल कंटेन कर रहा है उसमें सीडी नहीं है, लेकिन ऐसा ट्रायंगल है जिसमें सीडी है लेकिन उस पर राइट एंगल है। देखिए दिस ट्रायंगल, उसमें सीडी का पार्ट है, ए बी डी में देखिए उसमें सीडी है और राइट एंगल भी है, तो उसी ट्रायंगल को लेंगे। ठीक है। इन ट्रायंगल, पहले देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, tan 45, परपेंडिकुलर बेस बी सी, tan 45 175 बाई डी सी, तो बी सी 70। कोई दिक्कत? इन ट्रायंगल ए बी सी, tan 40 परपेंडिकुलर बेस, इतना देर समझ गए होंगे आप। 75 भाई, अब बड़ा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है। tan 30 बोला है, tan 30 परपेंडिकुलर ए बी, बेस बी डी, tan 30 1/√3, ए बी का वैल्यू 75, बी डी बी सी प्लस सी डी, मतलब बी डी बी सी प्लस सी डी, मतलब 75 + x। बी डी 75, ये 75 निकला, अभी निकाले हम। 75 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 75 + x, 75√3। एक्स निकालना मेरे को, इधर भेज देते हैं। एक्स इक्वल टू 75√3 माइनस, ये हमारा हो गया एक्स। यही तो पूछा था, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 75√3 - 1, √3 होता है 1.73 - 1, तो 75 1.73 0.7 इंटू कर दी जाएगा। उतना हम इंटू नहीं करेंगे, ये आपका कुछ इंटू करके आएगा, मेरा इतना मैथ स्ट्रांग नहीं, इतना बड़ा इंटू करने। ठीक है, 75 को 0.73 से इंटू करते हैं, वो कर लीजिएगा, बगल में आंसर लिख लीजिएगा। मेरा काम समझाना है इतना। ठीक है, समझदार है आप खुद ही। चलिए, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे एनसीईआरटी के। अभी और क्वेश्चंस बाकी डिस्कस करने के लिए। वो क्वेश्चंस क्या है? एक क्वेश्चंस आपका हो गया किसका, क्लाउड वाला क्वेश्चन, ये बाकी है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है एरोप्लेन। वैसे ये क्वेश्चंस आए हैं सर, इसीलिए डिस्कस करना है। और कुछ प्रूफ पार्ट है, 3-4 क्वेश्चन जो प्रूफ का पार्ट है। ठीक है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, जिसमें हम लोग कंबाइन क्वेश्चंस लेंगे कुछ कुछ। ठीक है, 10 क्वेश्चंस उठाएंगे, लेट्स सी कितना उठा सकते हैं, लेकिन 10 क्वेश्चंस लेंगे उसमें। और 10 क्वेश्चन का एक हम लोग लेक्चर रेडी करेंगे जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड्स में आए हैं, उसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का टॉप 10 क्वेश्चंस को लेंगे, जो बोर्ड्स में पूछे गए हैं रिसेंट में, पिछले 10 ईयर से क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं। और वो 10 ईयर से क्वेश्चन ही 10 क्वेश्चंस होंगे, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे आपको कॉन्सेप्ट का क्लियरिटी और अच्छे से हो जाएगा। और आपके पास और कहीं देखने के लिए कुछ रहेगा नहीं, आराम से फिर आप मेहनत कीजिए, लगे रहिए। बाय बाय।